हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया था। तो ये जो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन है ये एक्चुअली गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया और इसके, ठीक है, दोनों का कंबाइंड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गैलीलियो ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया दिया और न्यूटन ने उसमें ही कुछ छेड़खानी करके इसको बना दिया फॉर्मुलेट करके। ठीक है, सो न्यूटन का एक्चुअली बहुत से उसके लॉज, बहुत से उसके कॉन्सेप्ट, बहुत से उसके फार्मूलाज पे सवाल उठते हैं कि वो उसके खुद के नहीं हैं, वो किसी न किसी साइंटिस्ट से उसने चुराया है, कि साइंटिस्ट से उसने लिया है, कॉपी किया है। हमें उस सब में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है कि फिजिक्स जो हमें पढ़ा रहा है, ठीक है, हमें वो पढ़ना है। तो ये लॉ क्या कहता है ये पढ़ो पहले। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। अब ये आपने पढ़ लिया। ये कहना क्या चाहता है ये बात? ये कहना चाहता है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है, जैसे सपोज मैं रेस्ट पे हूँ, एकदम रेस्ट पे रहूँगा, ज़िंदगी भर में रेस्ट पे रहूँगा, कभी नहीं हिलूँगा, कभी ना डुलूँगा। अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो ठीक है, मान लो मैं नहीं हिल रहा हूँ, नहीं डुल रहा हूँ, तो मैं ज़िंदगी भर बिना हिले बिना डुले मैं ऐसे ही रहूँगा। और अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं ज़िंदगी भर मोशन में ही रहूँगा, बिना हिले बिना डुले। मैं इधर से उधर, मैं ना कहीं रुकूँगा ना कहीं, मतलब कहीं नहीं रुकूँगा, ठीक है, एकदम भागता रहूँगा, दौड़ता रहूँगा, मोशन में एकदम मोशन में रहूँगा ज़िंदगी भर, तब तक जब तक कि मेरे ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि जब तक मेरे ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तुम कहोगे ये क्या है भैया, ये कैसे हो सकता है कि तुम मोशन में रहो और तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही ना करे? तुम्हें ये स्टेटमेंट ही गलत लग रहा होगा, सुनने में ही लग रहा होगा कि अगर तुम्हें मोशन में रहना है तुम्हें तो एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना। तुम्हें अगर मोशन में रहना है तो तुम्हें तो एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बिना फोर्स के तुम मोशन में ज़िंदगी भर कैसे रह जाओगे? और अगर तुम्हें रेस्ट पे रहना है ज़िंदगी भर तो शायद तुम्हें फोर्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अगर उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई रेस्ट पे है और वो जिंदगी में रेस्ट पे रहेगा तो कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। ये तो बात समझ में आ रही है, हाँ ये सिंपल सी बात है, ये समझ में आ रही है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अब एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये कैसा स्टेटमेंट है? इससे तुम कहोगे इससे हम सहमत नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि हमने कभी भी एक बॉल को या फिर अपनी किसी किताब को कभी भी एक लाइन पे थोड़ा उसको हिला डुला दिया तो थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे वो रुक जाता है, वो यहाँ पे रुक जाता है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी डैश, यहाँ पे मान लो उसकी वेलोसिटी थी वी, सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी एक्चुअली कम हो जाती है, यहाँ पे वो जाके रुक जाता है। सो वो मोशन में क्यों नहीं कंटिन्यू करता अगर ये फर्स्ट लॉ ऐसा है तो? सो यहाँ पे फर्स्ट लॉ को पूरा बारीकी से पढ़ो। फर्स्ट लॉ ने बोला कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, नो अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि रेजोनेंट फोर्स उसके ऊपर जीरो होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स अगर कोई एक्ट नहीं करे तो रेजोनेंट फोर्स क्या होना चाहिए भाई साहब? जीरो होना चाहिए रेजोनेंट फोर्स। तो रेजोनेंट फोर्स अगर आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है, अगर रेजोनेंट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए तो क्या, तो आपको यहाँ पे आप कहोगे ठीक है तो रेजोनेंट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे भी तो रेजोनेंट फोर्स जीरो है। मैंने एक बार, आप कहोगे कि मैंने एक बार यहाँ पे एक फोर्स लगा के छोड़ तो दिया था, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद तो अपना ये मूव ही कर रहा है, तो ये मूव करते रहे ना ज़िंदगी भर, ये ज़िंदगी भर मूव करते रहे। मैंने एक बार सिर्फ फोर्स लगा के छोड़ दिया, उसके बाद तो अब उसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तुम कहोगे कि मैंने एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया है, एक्सलेट करवा के छोड़ दिया है, अब उसके ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वो ज़िंदगी भर एक्सलेट करे, मतलब ज़िंदगी भर मोशन में रहे, फिर क्यों नहीं रह रहा? सो तुम्हारे यहाँ पे चीज़ गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स? देखते हैं। देखो इसके ऊपर 3-4 फोर्स एक्ट कर रहा है। पहले एक फोर्स एक्ट कर रहा है mg, ठीक है, नीचे की तरफ। दूसरा एक एक्ट कर रहा है नॉर्मल, ठीक है, ऊपर की तरफ। और तीसरा एक मोशन को इसका अपोज कर रहा है। भाई साहब बहुत ही बड़ा नाम है इसका, फ्रिक्शन, ठीक है, बहुत अच्छा खासा ये नाम लगता है पूरे फिजिक्स में, फ्रिक्शन। सो mg जो है ये तो n से कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल से mg क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैसे कैंसिल हो जाएगा? mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, कैंसिल्ड। क्या? कैंसिल्ड। बट फ्रिक्शन कैंसिल नहीं हुआ। फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स नहीं। तुम कहोगे ये फोर्स है ना मैंने जो लगाया है, कहाँ से? तुमने एक बार लगा के छोड़ दिया है, लेकिन फ्रिक्शन वो हमेशा रहेगा, वो मोशन के अपोजिट हमेशा रहेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट हमेशा रहेगा। सो वो हमेशा रहेगा फ्रिक्शन। तुमने एक बार लगा के छोड़ दिया लेकिन फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। सो फ्रिक्शन हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। सो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। यहाँ पे बोला है कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जो कि है फ्रिक्शन। इसकी वजह से तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट रुक गया, इसकी वजह से तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट रुक गया।
तुमने कहा ठीक है, मैंने मान लिया कि एक अनबैलेंस फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ये भी प्रूव करो कि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है तो ऑब्जेक्ट नहीं रुकता है, ये तुम प्रूव करो। चलो प्रूव करते, इसमें क्या प्रूव करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि इसको प्रूव करने के लिए गैलीलियो भाई साहब ने इस चीज़ को, एक्चुअली गैलीलियो भाई साहब ने प्रूव किया। तो गैलीलियो भाई साहब ने इसको बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से इसको प्रूव किया। देखते, उन्होंने 2 इंक्लाइंस प्लेन लिए, ठीक है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन जिनके ऊपर कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन दोनों उन्होंने लिए, और एक सपोज करो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इसको नाम देते हैं ई, ए, इसको बी और इसको सी। यहाँ से एक बॉल है जो कि एक वेलोसिटी v से जा रही है, और यहाँ पे वो जाते जाते उसकी वेलोसिटी v डैश हो जाती है। यहाँ पे भी एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी है v, और यहाँ तक जाते जाते ऊपर की साइड वेलोसिटी v डैश हो जाती है। यहाँ पे भी एक बॉल है, वेलोसिटी v, यहाँ तक जाते जाते वेलोसिटी v डैश। ओके, समझ रहे हैं? हर एक केस में मैंने वेलोसिटी इनिशियल को v, फाइनल को v डैश, इनिशियल v, फाइनल v डैश, इनिशियल v, फाइनल v डैश, तीनों केसेस में मैंने लिया है, ठीक है। सो ये ऊपर से नीचे जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ऊपर से नीचे, आप लोग देख रहे हो ऊपर से नीचे। इस केस में नीचे से ऊपर, और इस केस में एकदम आगे पीछे, ठीक है। इस केस में क्या आगे पीछे मतलब कि एकदम सीधे डायरेक्शन में। इसमें ऊपर से नीचे जा रहा है, इसमें नीचे से ऊपर। क्या होगा इस केस में? इस वाले केस में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसे मैं ऊपर से इसको नीचे छोड़ा हूँ, तो इसमें हो ये रहा है कि ये नीचे से एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। सो नीचे से एक फोर्स इसको खींच रहा है, पहले से क्या कर रहा है, नीचे से एक फोर्स इसको खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले जितना इसका स्पीड होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा बाद में इसका स्पीड। तो ये जो v डैश होगा वो ज़्यादा होगा। क्या हो जाएगा, v डैश जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा v के। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि नीचे से एक mg इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, नीचे से इसको डाउनवर्ड एक्शन में इसको ग्रेविटी खींच रही है, समझ में आया? जिसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। लेकिन वहीं पर जब मैं इसको ऊपर की तरफ ढकेलता हूँ, ठीक है, इसको जब मैं ऊपर की तरफ ढकेलता हूँ तो इसकी स्पीड कम होती है। कैसे कम होती है? क्योंकि मैं इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा हूँ, पीछे से ग्रेविटी लग रही है और आगे से फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। पीछे से ग्रेविटी, आगे से फ्रिक्शन, और मुझे इन दोनों फोर्सेस को काट के, इन दोनों फोर्सेस से ज़्यादा फोर्स लगाना होगा इसे ऊपर ले जाने के लिए। सो उस केस में क्या होता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। मतलब जो फोर्स मैं लगा रहा होता हूँ वो मेरा स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है। तो नीचे जितनी इसकी वेलोसिटी होती है उससे कम वेलोसिटी होती है ऊपर। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वो ग्रेट होती है फाइनल वेलोसिटी के मुकाबले, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका क्या हुआ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। इस केस में जो आपका ये वाला, ठीक है, ये v डैश इस केस में बड़ा था, a वाले केस में v डैश बड़ा था, b वाले केस में v डैश छोटा था। एक a वाले केस में v डैश बड़ा था, b वाले केस में v डैश छोटा था। क्यों? क्योंकि स्पीड, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन था, मूविंग डाउनवर्ड्स। a वाले केस में ये डाउनवर्ड मूव करा था, डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड्स। सो स्पीड इंक्रीज किया, स्पीड इंक्रीजेज। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, दूसरे वाले केस में मूविंग अपवर्ड्स, मूविंग क्या हुआ, अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ मूव करा है। सो इस वाले केस में क्या हुआ, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस। अब अगर क्या हो अगर ये हॉरिजॉन्टल मूव करे तो, मूविंग हॉरिजॉन्टल, जैसे कि इस वाले केस में हुआ था, इस वाले केस में अभी होने वाला है। सो इस वाले केस में क्या होगा? अच्छा, इसको थोड़ा और आपको कन्विंस करने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो कि कुछ पहाड़ी ये जगहों पे जहाँ पे रोड्स होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे ऊपर नीचे रोड्स बने होते हैं, ठीक है। इतना भी ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन ऐसे ऊपर नीचे वेव्स की तरह बने होते हैं, ठीक है। सो वो रोड्स में क्या होगा, उन रोड्स में कि आप वहाँ पे बाइक लेके जाओ या फिर कार लेके जाओ, उसको धक्का दे दो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। और मान लो आप उसको आप धक्का देते जाओ, आप देख रहे हो कि आपको अब धक्का उतना देने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप नीचे से, जैसे कि आपने पिछली बार क्या किया, यहाँ पे हाई पीक पे ले जाके कार को छोड़ दिया, अब यहाँ पे, ठीक है, अब तुम यहाँ से नीचे से, मान लो यहाँ से इसको ऊपर की तरफ चढ़ाओ। पहले तुमने हाई पीक से लोएस्ट पीक पे छोड़ दिया, एक बार लोएस्ट पीक से थोड़ा हाई पीक पे लेके तो जाओ। तुम्हें उसमें बहुत मेहनत लगेगा, उसको बहुत धक्का देना होगा तुम्हें, तब जाके वो हाई पीक पे जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जब डाउनवर्ड जा रहा है तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल जाने में ना ही तो ये ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है, ना ही ये ऊपर जा रहा है, ना इधर अप और नॉर डाउन, ना ही ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। सो neither speed increases, neither
स्पीड इंक्रीज, ना ही स्पीड इंक्रीज हुआ क्योंकि ना ऊपर जाए तो स्पीड इंक्रीज होगा नहीं, नॉर डिक्रीजेस क्योंकि नीचे जा नहीं रहा है तो स्पीड डिक्रीज भी नहीं होगा। अगर ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है इसका मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है सी वाले केस में हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो ये ऊपर नहीं जा रहा है इसका मतलब स्पीड इंक्रीज नहीं होगा, नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब स्पीड डिक्रीज नहीं होगा, स्पीड के साथ कुछ और होगा, ये ना ही ऊपर ना ही नीचे, स्पीड डिक्रीज नहीं होगा, स्पीड इंक्रीज नहीं होगा, मीन्स स्पीड विल कांस्टेंट, स्पीड विल कांस्टेंट। सो इस केस में क्या होगा, ये जो दोनों v और v डैश होगा वो इक्वल हो जाएगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो v और v डैश इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये जो हॉरिजॉन्टल वाला केस है इसको आप थोड़ा उठा के तो देखो, ये हायर, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर से नीचे, इन दोनों के बीच में ही तो पड़ रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर कहो, ऊपर से नीचे आ रहा है फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से ये ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ये कुछ ऐसा ही तो बना रहा है आपका, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फिर यहाँ से यहाँ तक और नीचे से ऊपर। क्या हुआ इस केस में आपका हुआ कि ऊपर है नीचे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, बीच में हॉरिजॉन्टल, तो स्पीड इसमें इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट रहा फिर डिक्रीज होने लगा, समझ रहे हो। सो हमने ऐसे इसको प्रूव किया। अभी गैलीलियो भाई साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस कंक्लूजन पे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को महान फिजिसिस्ट लोगों के सामने पेश करूंगा तो उनका तर्क वितर्क बहुत होंगे, ठीक है, उनके तर्क वितर्क बहुत होंगे, वो कहेंगे नहीं एक एक्सपेरिमेंट से, एक चीज़ से हम लोग नहीं मानेंगे, तुम्हें और भी एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। सो उन्होंने ये कंक्लूजन्स पे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स से निकले, उन्होंने ये कंक्लूजन बहुत और एक्सपेरिमेंट्स से निकाले। हम इस वीडियो में सिर्फ तो एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले वाले को हमने डिस्कस कर लिया जो कि ये हॉरिजॉन्टल वाला केस था, दूसरा वाला आप डिस्कस करते हैं। दूसरा वाला एक्चुअली है आपका पेंडुलम का केस, ठीक है, दूसरा वाला आपका पेंडुलम का केस है। सो दूसरा वाला आपका देखते हैं कैसा है। दूसरा वाला आपने पेंडुलम पढ़ा होगा कि पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, इसको लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, एक ऊपर ऐसा होता है जिसमें कि आपका एक स्ट्रिंग बना होता है, ठीक है, आपका एक स्ट्रिंग बना होता है जिसमें कि होते हैं बॉब। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप उसको एक पोजीशन पे लाके छोड़ दो, ठीक है, ऐसे आप लाके उसको छोड़ दो तो वो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जिस हाइट से आपने उसको छोड़ा है उस हाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस वहाँ पे आएगा, ऐसा उसके साथ होता है ये केस, ठीक है। सो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने कहा ये फ्रिक्शनलेस, हम लोग इसको क्या करेंगे, गैलीलियो ने कहा कि मैं एक फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर बनाऊंगा, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं छोड़ दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। गैलीलियो को पेंडुलम से बहुत प्यार था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको बनाया था। आपने किसी चीज़ को बनाया ना तो आपको उससे बहुत प्यार होता है। सो गैलीलियो ने पेंडुलम को बनाया था तो उसको पेंडुलम से बहुत प्यार था, वो पेंडुलम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना चाहता था। सो उसने स्ट्रिंग रस्सी को हटा दिया, सिर्फ बॉब को रखा और ये जो आपका ये जो है, ठीक है, इसको हेमिस्फीयर का रूप दे दिया, या फिर रेक्टेंगल टाइप है, आपको रेक्टेंगल टाइप लग रहा होगा, एक लाइन लग रहा होगा, इसको हेमिस्फीयर बना दिया। कैसे बना दिया, ऐसा कुछ हेमिस्फीयर बना दिया जो कि था फ्रिक्शनलेस, इस पर नो फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शनलेस था। क्या था, फ्रिक्शन लेस। पिछले वाला भी हमारा जो था, पिछला वाला भी जो हमारा प्लेन इंक्लाइन प्लेन था वो तीनों का तीनों फ्रिक्शनलेस था, तीनों का तीनों फ्रिक्शनलेस था। इसी की वजह से तीसरे वाले केस में वो इक्वल था, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का स्पीड जो था इक्वल था। फ्रिक्शनलेस नहीं होता ना तो स्पीड घटता, क्योंकि फ्रिक्शन उसको घटा देता स्पीड को, ठीक है। सो उसने कुछ ऐसा बनाया, उसने क्या किया, फ्रिक्शनलेस था, उसने यहाँ पे एक बॉब रखा, उसको ऐसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम हाइट ये हुई, आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम हाइट ये हुई। तो उसने ये ऑब्जर्व किया, कि जब जब वो यहाँ से इसको छोड़े तो ये अपनी इस मैक्सिमम हाइट को पहुँच रहा है फिर वापस नीचे आ जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को पहुँच रहा है फिर वापस नीचे आ जा रहा है। उसने कहा अच्छा अपने मैक्सिमम हाइट को ये पहुँचेंगे, ठीक है, बबुआ को हम लोग मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने देते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं ये अपने मैक्सिमम हाइट को। उसने क्या किया, हेमिस्फीयर को थोड़ा और टेढ़ा कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अब इस केस में क्या देखो, इस केस में आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा टेढ़ा है, इस तरफ से इंक्लाइंड है, ये दूसरा वाला केस। तीसरे वाले केस में उसने और टेढ़ा किया, ठीक है, और टेढ़ा। और चौथे वाले केस में उसको पूरा सीधा ही कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। सो अब उसने इन सारे केसेस में एक ही चीज़ नोटिस की, दूसरे वाले केस में भी वापस बॉब ने अपने मैक्सिमम हाइट जो उसका मेन हाइट था, अपना कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, वहाँ तक गया फिर वापस नीचे आ गया। तीसरे वाले केस में भी वहाँ तक गया, नीचे आ गया, क्योंकि इंक्लाइन था तो वो आसानी से जा रहा था। लेकिन चौथे वाले केस में क्या हुआ कि ये तो एकदम ऐसे जा रहा था, सिंपल था, ठीक है, एकदम
मतलब सीधा था पूरा, हॉरिजॉन्टल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं हॉरिजॉन्टल। सो उसने ये जो बॉब गया, जब ये गया तो ये आगे चलता गया चलता गया चलता गया, ये रुका ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं कुछ, इस पर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है और इस पर कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये मिलता गया चलता गया चलता गया, क्योंकि इसको अभी नहीं हाइट कभी अचीव ही नहीं हुई, फ्रिक्शन था नहीं, इसको अपना हाइट अचीव करना था, तो ये अपना हाइट अचीव करने के लिए जाता गया चलता गया चलता गया, तीनों के तीनों केसेस में। और इस केस में भी इसको अपने हाइट अचीव करना था, किसी भी तरीके से इसको अपने हाइट को अचीव करना था। क्या? हाइट को अचीव करना था, ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस, किसी भी तरीके से इसको अपने हाइट को अचीव करना था, ये इसका हाइट ये होता। सो अब इसको हाइट को अचीव करने के लिए थोड़ा ऐसा टेढ़ा होता तो अपने हाइट को अचीव कर लेता है, ऐसे टेढ़ा जाके, जैसे इस केस में था टेढ़ा जाके अचीव कर लिया, बट टेढ़ा तो है नहीं, एकदम हॉरिजॉन्टल, तो ये चलता गया चलता गया। सो हमने क्या देखा कि अगर कोई प्लेन, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन उस पर है नहीं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मोशन में ही रहेगा, वो मोशन में ही रहेगा, वो अपना मोशन कभी चेंज नहीं करेगा। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेन पे मूव कर रहा है जिसपे कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो। अगर वो रेस्ट पे तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा इन सब चीज़ों को। ये जो अभी हमने देखा इसको थोड़ा अगर हम लोग डिटेल में लिखें, ठीक है, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक है, ये एक्चुअली बना है गैलीलियो के लॉ से। ये जो गैलीलियो ने ये सब दिया, न्यूटन ने इसको फॉर्मुलेट करके अपना लॉ बना दिया, ठीक है। न्यूटन बहुत अच्छा था, वो फॉर्मुलेट बहुत अच्छे तरीके से कर लेता, दूसरों का चुरा चुरा के फॉर्मुलेट करता, मैं तो यही कहता हूँ उसको, ठीक है। सो अब देखो, अगर इसको हम लोग लिखने चले, ठीक है, सो यहाँ पे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि बॉडी एट रेस्ट, इसको अगर हम लोग तोड़ के इन चीज़ों को लिखने चले तो लिखते हैं कि बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest unless acted by unbalanced force, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकता है आपका, अगर इसको हम लोग तोड़े तो, कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा केस, बॉडी इन मोशन, जो कि सेम है, बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, will remain in motion unless acted by unbalanced force, unless acted by unbalanced force। और आपका एक तीसरा केस थोड़ा ये कि acceleration is produced by unbalanced force, acceleration is produced by unbalanced फोर्स, ठीक है, एक ये हो गया। और एक चौथा केस, इसको अभी हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी हैज़ नो एक्सेलरेशन। अभी ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे, सो देखते हैं इसको। अब देखो, एक्सेलरेशन, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, देखा है। बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, अभी देखा है। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, ये क्या हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, उसके ऊपर आप कोई फोर्स लगा दो तभी तो एक्सेलरेट करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स आपने लगाया, पहले रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर 0 था, तभी वो रेस्ट पे था, आपने जाके एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, वो एक्सेलरेट किया। सो टू एक्सेलरेट अ बॉडी यू नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टेटमेंट में, एकदम सही है। कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी हैज नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कांस्टेंट स्पीड है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहता है कि स्पीड है या फिर वेलोसिटी वो चेंज नहीं कर रही है। क्या स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करे, सेकंड्स बीत रहे, टाइम बीत रहा है, लेकिन वो चेंज नहीं कर रहा है वो अपना वेलोसिटी। पहले जो था वही अंत में भी है, पहले जो था वही अंत में भी है, ठीक है, पहले जो था वही अंत में भी है। सो इसमें क्या है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ही नहीं, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, सो एक्सेलरेशन किस चीज़ का, एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम बीत रहा है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है, कोई रेट ही नहीं होगा। वेलोसिटी जब चेंज नहीं करेगा तो कोई रेट कैसा, तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। उस केस में क्या, हैज़ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज जीरो, सिंपल, कहानी खत्म। सो अगर इस वाले केस में अगर आप चल जाओ न्यूटन का फर्स्ट लॉ में आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो एक्सेलरेशन जीरो, सिंपल एक्सेलरेशन जीरो। अब इन्हीं सारी चीज़ों से आपका एक नया वर्ड उभर के आता है, बात क्या आता है, नया वर्ड का नाम है इनर्शिया। क्या है, इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है भाई साहब, ये इनर्शिया क्या। अच्छा एक और बात, जब इस वाले केस में रहेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ वाला होगा
कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है उसके ऊपर, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि उसके ऊपर जो रेजिलेंट फोर्स होगा, जो उसके ऊपर रेजिलेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा, वो एक बड़ा सा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर जीरो है। अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है तो उसके ऊपर रेजिलेंट फोर्स भी जीरो होगा, तभी तो वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड फोर्स कब कहलाते हैं? जब टोटल फोर्स जीरो होता है। अगर बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स कोई है ही नहीं, इसका मतलब टोटल फोर्स, रेजिलेंट फोर्स जो है जीरो है। सिंपल है। हाँ, तो अब इन चीज़ों से, चारों से इनर्शिया नाम का एक वर्ड उत्पन्न होता है। ये क्या है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। सो इनर्शिया को पहले देखते हैं कि ये क्या है भैया। इनर्शिया एक नया वर्ड हमें क्या मिल गया। सो इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया है, इनर्शिया का पहले आप लोग डिफिनेशन पढ़ लो। डिफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, इनर्शिया का डिफिनेशन से आपको पता चल जाएगा ये कहना क्या चाहता है। द inability of a body to change its on state of क्या, its on state of rest or uniform motion is known as inertia। अब इसका इससे क्या रिलेशन है, इसमें बोल रहा है इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, मतलब उसका जो रेस्ट का स्टेट है उसको चेंज करना, वो खुद से चेंज नहीं कर पाएगा। वो जो इनएबिलिटी है, खुद से चेंज ना कर पाने की जो कहानी है, उसको इनर्शिया कहते हैं। आप लोग ने यहाँ पे देखा कि अगर उसको रेस्ट से हटना है, ठीक है, अगर उसको रेस्ट से हटना है तो उसको एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए, वो खुद से नहीं हट सकता। तभी तो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। सो वो खुद से खुद को रेस्ट से नहीं हटा सकता, उसके पास खुद की एबिलिटी नहीं। अगर मैं रेस्ट पे हूँ, मुझे और मैं खुद से खुद को नहीं हटा सकता रेस्ट से, मुझे एक अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सपोज कि मुझे अपना हाथ हिलाना होगा, मुझे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा जो कि मेरे बॉडी से आएगा, तो तभी मैं हट पाऊंगा, तभी मैं क्या होगा, मैं निकल पाऊंगा उस रेस्ट के पोजीशन से। कोई एक बॉल आपका रेस्ट पे, क्या वो अपने आप चलने लगेगा? क्या सामने अपने आप चलने लगे? नहीं चलेगा, आपको उसको किक करना होगा तभी जाके वो चलेगा। ठीक है, सेम चीज़ वही पे कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, सो इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट, मतलब मोशन से उसको रेस्ट में जाने के लिए भी एक अनबैलेंस फोर्स को आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इस केस में मोशन में था तो मोशन में ही जिंदगी भर रह रहा था। क्या वो मोशन में ही जिंदगी भर रह रहा था जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। वो अनबैलेंस फोर्स जब उसके ऊपर एक्ट कर रहा था तभी मोशन से रेस्ट में आ रहा था, अनबैलेंस फोर्स ने एक्ट किया, मोशन से रेस्ट में आया। सो इनर्शिया जो है इसी का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसी का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है इनर्शिया। इसी के लिए इनर्शिया को दो भागों में बांटा गया। क्या है, इनर्शिया को हमने दो भागों में बांटा है, जो कि है जो कि है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ, पता चल गया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इस चीज़ को कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, और इनर्शिया ऑफ मोशन द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब है? पहले भी हमें देखना, हमने अभी पहले ही देखा था कि अगर कोई बॉडी फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट पे चल रही है या फिर कोई बॉडी मोशन में, कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट है मतलब हर एक इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंसेस ही कवर करेगी। कांस्टेंट स्पीड में ही तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर की जाती है। सो अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बोलो, कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। सिंपल है, समझ में आया होगा? बहुत अच्छे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दो भाई। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स दो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। देते हैं, अभी एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कि कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है, कोई 4 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है, कोई 4 kg का ऑब्जेक्ट है। इन दोनों के ऊपर एक ही फोर्स तुम लगा दो, कोई फोर्स लगाओ F1। ठीक है, क्या कोई फोर्स लगाओ दोनों के ऊपर, तुम लगाओ F1। ठीक है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका 4 kg का ऑब्जेक्ट, दोनों के ऊपर आपने फोर्स लगाया F1। अब इसमें होगा क्या? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का जो वैल्यू है वो सेम है। 2 kg के साथ क्या होगा, ये थोड़ा तेजी से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, ये तेजी से अपने वेलोसिटी को गेन करेगा, तेजी से एक्सेलरेट करेगा। लेकिन वहीं 4 kg वाले के साथ क्या होगा, ये धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। इसका जो एक्सेलरेशन का कहानी होगा वो धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो कहानी है, ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादा उसको
रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है क्योंकि इसकी इनर्शिया ज़्यादा है, इसकी जो इनएबिलिटी है खुद से मूव करने की वो ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा रेसिस्ट कर पा रहा है किस चीज़ को, ये फोर्स को ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है ताकि ये रेस्ट पे ज़्यादा देर तक बने रहे, ठीक है, तो ये कम एक्सलेट करेगा, ये ज़्यादा एक्सलेट करेगा, समझ में है। सो अब सपोज करो एक और कोई 4 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपको दोनों का रुकना है। और फोर्स आपने लगाया दोनों के ऊपर, ठीक है। 100 ग्राम को आप चाहोगे तो एक हाथ से ऐसे रोक दोगे, रुक गया, कहानी खत्म, मैं तो बाहुबली मान गया। अब 4 kg वाले को रुकने जाओगे, ऐसे आपको बहुत दम लगाना होगा तो जाके बहुत देर बाद शायद वो रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है मूव करने की वो भी चल रही है, उसकी जो एबिलिटी है मूव करने की वो चल रही है, उसके पास खुद की एबिलिटी नहीं है कि आपने उसको रोका, आपने बोला कि हाँ थोड़ा रुक जा तू, तो वो उसके पास ये नहीं है कि नहीं अब वो मोशन से झट से रेस्ट पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना है, वो आपको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके फोर्स को वो रेजिस्ट कर रहा है, वो रोक रहा है आपके फोर्स को वो काट रहा है, ठीक है। सो इन दोनों केसेस में हमने कुछ एक सिमिलरिटी देखी इन दोनों केसेस में कि इसका भी 4 kg मास था, इसका 4 kg था, इसको मान लो आपने 6 kg लिया होगा या फिर 8 kg लिया होगा, ठीक है। सो इनमें आपने देखा कि इन दोनों पे आपने सेम फोर्स लगाए थे, इन दोनों पे 2 और 4 kg वाले मास पे, इस 6 और 100 ग्राम वाले मास पे, दोनों पे आपने सेम फोर्सेस लगाए थे, या फिर इस पे डिफरेंट, इस पे डिफरेंट। सो आपका जब इनर्शिया, आपका जब इसमें क्या था, मास जब ज़्यादा था तो इनर्शिया इसने ज़्यादा किया, इसका जो इनएबिलिटी, इसका जो रेजिस्टेंस पावर था, आपके फोर्स को रोकने का जो पावर था वो ज़्यादा हुआ क्योंकि इसका मास ज़्यादा हुआ। इसका मास जैसे ही 4 से 6 गया तो ये ज़्यादा आपके फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा था। इसका 2 kg मास था तो आपके कुछ फोर्स लगाने पे एक्सेलरेट कर गया। आप जब इसका 2 kg मास था तो आपने कुछ ऐसे फोर्स लगाया, ये एक्सेलरेट कर गया, ये जो बॉल था ये एक्सेलरेट कर गया। लेकिन यहीं पे 4 kg ये आपके फोर्स को रेजिस्ट कर रहा था, ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा इनर्शिया थी रेजिस्ट करने की, तो ज़्यादा फोर्स था, ज़्यादा इनर्शिया थी, ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा था, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा था। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो हेवियर ऑब्जेक्ट्स के कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हेवियर ऑब्जेक्ट, जितने भी भारी ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये 4 kg का था, ये 6 kg था, उनके पास ज़्यादा इनर्शिया, वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है आपके फोर्स को, वो क्या करे, आपके फोर्स को ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहे हैं। सो हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया, इस कंक्लूजन से हम लोग निकल गए, हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया। क्यों, कैसे, क्यों और कैसे भाई? यहाँ पे भी देखा कि 4 kg का ऑब्जेक्ट था, इस पे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होता, अगर सेम एक्सेलरेशन मान लो आप प्रोड्यूस करते तो, ठीक है, आपने एक सेम फोर्स लगाया तो उसको कम एक्सेलरेशन मिला। क्यों? क्योंकि उसने उसको रेजिस्ट किया, उस आपके फोर्स को उसने रोका, ठीक है, उसने आपके फोर्स को रोक दिया। यहाँ पे 6 kg का मास था, इसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, 100 ग्राम के मास को रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि 6 kg के मास ने आपको रेजिस्ट किया, आपके फोर्स को रोका, ठीक है, आपके फोर्स को रोका, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज़्यादा था, तो उसके पास एबिलिटी थी आपके फोर्स को रोकने की, उसके पास वो इनएबिलिटी जो थी उसके मोशन, उसका अपना स्टेट चेंज करने की, मोशन से रेस्ट में जाने की, वो बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये सारा खेल इनर्शिया का ही है, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया का ही सारा खेल है। आप जब बस में गए होगे, ठीक है, बस में आपने कभी ना कभी ट्रैवल किया ही होगा। सो जब बस चलती है, जब बस चलती है, सो आपके साथ क्या होता है, जब वो बस चलती है सो आप थोड़ा आगे की तरफ मूव करने, जैसे मान लो बस चले तो आपको लगता है कि आप ऐसे आगे की तरफ मूव करें, और जब बस रुकती तो ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ मूव करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बस में ऐसे खड़े हो, ठीक है, आराम से ऐसे खड़े हो, तो जो आपका फीट है, जो आपका पैर है, वो बस से एकदम कांटेक्ट में है। क्या है? बस से एकदम कांटेक्ट में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका फीट और बस के कांटेक्ट में फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है, दोनों केसेस में फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो गया कि जब बस मूव करा तो आपका फीट बस के साथ ही मूव करने लगा, लेकिन आपका जो अपर बॉडी है, अपर पार्ट जो है, वो बस के साथ मूव नहीं किया, उसने बस के साथ नहीं किया, वो रेस्ट पे ही रहा, वो इनर्शिया में रहा, वो रेस्ट पे ही रहा। उसके पास उतनी एबिलिटी नहीं आई कि वो रेस्ट से मोशन में चल जाए, वो रेस्ट पे ही रहा उस समय तक। तो जैसे ही वो आगे मूव किया, ठीक है, बस ने जैसे ही आगे मूव किया, ये तो आपका पार्ट आगे मूव कर गया, लेकिन ये आपका पार्ट पीछे रह गया। तो इसकी वजह से आपको ऐसे लगा, आपको पीछे की तरफ जाते हुए महसूस हुआ, ठीक है। लेकिन जब बस रुका, सो ये क्या हुआ, बस रुका तो ये आपका फीट जो था वो बस के साथ भी रुक गया, ठीक है, बस के साथ रुक गया, लेकिन ये जो आपका अपर पार्ट था ये बस के साथ चलता रहा, जिसकी वजह से आपको आगे की तरफ महसूस हुआ जाता हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पे मैंने शुरुआत में थोड़ा गलती बोल दिया कि जब बस चलता है तब हम पीछे की तरफ जाते हैं, जब बस रुकता है तब हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप एक कार्ड ले सकते हो, कार्ड, उसके ऊपर एक कॉइन रख सकते हो, कॉइन,
और इसको आप ग्लास में रख सकते हो, ठीक है, ग्लास के ऊपर इन दोनों को रख सकते हो। ये ध्यान रखना कि जो कार्ड है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शनलेस तो आप कर नहीं सकते, तो स्मूथ होना चाहिए, जितना ज़्यादा स्मूथ हो सके उतना सही। ग्लास लो, उस पर कार्ड रखो, कार्ड के ऊपर आप कोइन को रख दो, कार्ड को झट से खींच दो, कार्ड को क्या करो, झट से खींच दो, कोइन नीचे गिर जाएगा। क्यों हुआ, क्यों हुआ, देखो जब तक कार्ड के ऊपर कोइन था, ठीक है, कार्ड के ऊपर जब तक कोइन था, कोइन के ऊपर नीचे से एक mg लग रहा था जिसको कैंसिल करा था n, कार्ड का ने एक नॉर्मल फोर्स लगाया जिसको कि कैंसिल करा था, कोइन के नीचे mg लग रहा था, कार्ड ने इसको n की मदद से, नॉर्मल फोर्स की मदद से कैंसिल कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए। फ्रिक्शन क्योंकि दोनों के बीच में था नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रिक्शन था, क्योंकि स्मूथ ऑब्जेक्ट था तो बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रिक्शन था। जैसे ही तुमने कार्ड को हटा लिया, कार्ड को हटाया, उसके साथ साथ वो जो आपका कॉइन था वो कार्ड के साथ नहीं हटा। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा था, ठीक है, उसका इनर्शिया, वो इनर्शिया में था, वो अभी रेस्ट पे रहना चाहता था, वो रेस्ट पे रहा, तो वो उसके साथ नहीं हटा, आपके कार्ड के साथ वो नहीं हटा, वो कार्ड के साथ नहीं हटा, वो वहीं पे रुक गया। सो अब क्या हुआ, कार्ड हट गया, लेकिन कार्ड तो हट गया, कोई नहीं हटा, कार्ड हट गया। सो कार्ड हट गया, अब नॉर्मल फोर्स जो कार्ड अप्लाई कर रहा था वो खत्म हो गई। अब सिर्फ क्या अप्लाई हो रही थी, अब सिर्फ mg अप्लाई हो रहा था, तो इससे क्या हुआ, कोइन नीचे ग्लास में गिर गया, इससे क्या हुआ, कोइन नीचे ग्लास में गिर गया। यही सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, किसके साथ, सेम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में आप पाइल बना लो, ठीक है, ऊपर तरह से पाइल बना लो, स्ट्राइकर से कस के मारो, स्ट्राइकर से आप कस के मारो, इससे क्या होगा, नीचे वाला जो सबसे बॉटम वाला कैरम पाइल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एकदम फ्लिप कर जाएगा, वो मतलब आगे चल जाएगा, लेकिन ऊपर के जितने भी पार्ट्स होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है, ठीक है, उसको आपने आपके स्ट्राइकर के फोर्स की वजह से वो आगे तो चला गया, ऊपर के पार्ट्स उसने अपनी टेंडेंसी को वैसा ही रखा, वो रेस्ट पे ही रहे, उन्होंने, वो उनके पास उतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो रेस्ट से मोशन में जा सके। लेकिन इसने जब मूव किया, ये जो नीचे वाला पाइल था, जो सबसे नीचे वाला पाइल, इसने जब मूव किया, इसने एक छोटा सा फोर्स उनके ऊपर लगाया भी, ठीक है, उन सब के ऊपर एक छोटा सा फोर्स लगाया, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए था, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाए। अगर वही आपने बहुत ही धीरे से मारा होता स्ट्राइकर को आपने बहुत ही धीरे से मारा होता, तो क्या होता, जो कोइन होता उसको निकलने में थोड़ा समय लगता, उसको निकलने में क्या होता, थोड़ा समय लगता, तो फोर्स को भी उनके ऊपर अप्लाई होने में थोड़ा समय लगता और वो सारे के सारे पाइल्स एक साथ गिर जाते। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए और वापस से देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है, तभी अच्छे से हो पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।